नमस्कार, आई वेलकम टू यू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। नाउ आज की सुपर क्वेश्चन सीरीज की क्लास नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में आपको स्टैटिक प्लस करेंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथ में डिटेल्स सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत याचिका जारी कर सकता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय याचिका जारी करता है। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिका जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रत्यादेश, चौथा उत्प्रेषण लेख और पांचवा है अधिकार परीक्षा। देखते हैं सभी को डिटेल्स में। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं। यह रिट हिरासत में अवैध रूप से लिए गए व्यक्ति की रिहाई में मदद करती है। इस रिट के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो या तो पुलिस या न्यायिक हिरासत या निजी हिरासत में है, उसे कानून की अदालत में पेश किया जाता है और अगर ऐसी हिरासत अवैध पाई जाती है तो कैदी को रिहा कर दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को खुद के गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार या उससे अधिक बार दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। यानी कोई पदाधिकारी अपना जो सार्वजनिक कर्तव्य है उसको अच्छी तरह से निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी यानी ऑफिसर को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या तथा हाई कोर्ट द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का होता है। यानी कोई ऐसा मामला जो निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है तो इसके लिए वह प्रतिषेध लेख जारी करते हैं ताकि इस मैटर में वो दखल अंदाजी न करें। चौथा है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे जाएं। यानी किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्देश दिया जाता है कि उसमें बहुत दिन से जो मुकदमे पड़े रहते हैं यानी रखे रहते हैं, उसके न्याय के निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, यानी कोई व्यक्ति जब एक अधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है और वह कार्य उसके वैधानिक अधिकार को नहीं देता है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है। तो न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि आप किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक यानी सेटिस्फेक्शन का आंसर नहीं देता है यानी संतोषजनक उत्तर नहीं देता है, तब तक वह यह कार्य नहीं कर सकता है। यह अधिकार परीक्षा लेख का मतलब है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए रविंद्र पाठक, ऑप्शन बी बतक मियाँ, ऑप्शन सी हामिद अंसारी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बतक मियाँ के द्वारा जान बचाई गई थी महात्मा गांधी की। देखते हैं संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पॉइंट 1 में है, बतक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। चंपारण सत्याग्रह के बढ़ने के साथ जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों दोनों
को आंदोलन और विद्रोह से चिंतित किया गया। गांधी को रोकने की ज़रूरत थी, इसलिए कुछ करना पड़ा। लोकप्रियता के कारण एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांधी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। गांधी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इरविन का निमंत्रण उनकी हत्या की एक नापाक योजना है। ब्रिटिश प्रबंधक ने अपने रसोइये बतख मियाँ, जो बतख मियाँ थे वो रसोइये थे, इनका रसोई का काम करता था, उनको ज़बरदस्ती गांधी को एक गिलास जहरीला दूध पिलाने के लिए कहा गया था। इरविन ने बतख मियाँ को भी पर्याप्त लाभ का आश्वासन दिया था कि पर्याप्त लाभ आपको भी दिया जाएगा। जब समय सही था तो गरीब रसोइया ने गांधी को जहर दिया हुआ दूध जरूर पिलाया, लेकिन साजिश का भी खुलासा किया। गांधी को जहर के बारे में बताया और फूट फूट कर रोने लगा। गांधी बाल बाल बच गए। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कुछ पॉइंट दिया गया है। महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार में अंग्रेज़ों के खिलाफ नील की खेती के लिए लगाई गई शर्तों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। पत्रकार, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी और चंपारण के एक नील किसान राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी ने उस क्षेत्र की यात्रा करने और वहां के किसानों की वकालत करने का फैसला किया था। इन किसानों को ब्रिटिश राज द्वारा संरक्षित होने के दौरान स्थानीय जमींदारों द्वारा घोर शोषणकारी परिस्थितियों में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। महात्मा गांधी ने प्रथम बार चंपारण में अपनी लड़ाई की रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसे सत्याग्रह यानी कि सच्चाई के लिए दृढ़ रहना के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इसे दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया था और अंग्रेज़ों को आंदोलनकारी किसानों की मांगों को मानना पड़ा था। यानी कि लास्ट में अंग्रेज़ों को जो आंदोलनकारी किसान थे उनको मानना पड़ा था, यानी उनकी शर्त को अंग्रेज़ों को मानना पड़ गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होते हैं। ऑप्शन बी यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन सी इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्वेश्चन से संबंधित। बताया गया क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, वातावरण में लगभग सभी जल वाष्प क्षोभ मंडल में केंद्रित है, यानी पाए जाते हैं। और कई अन्य कण भी होते हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल वह जगह है जहां हमारे अधिकांश मौसम होते हैं, जैसे वर्षा, बादल, बर्फ वगैरह सभी क्षोभ मंडल में बनते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल में लगभग सभी वायु का घर है। साथ ही लगभग सभी जल वाष्प जो बादलों या बारिश का निर्माण करता है उसका घर भी माना जाता है क्षोभ मंडल को। इसकी मोटाई जो मौसमी रूप से भिन्न होती है, ध्रुवों पर सबसे कम और भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में भिन्न होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग अक्षांशों में मोटाई अलग अलग होते हैं। समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है, यानी क्षोभ के बाद समताप आते हैं और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मध्य मंडल समताप मंडल और बाह्य मंडल के बीच में स्थित है, यानी पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद फिर बाह्य मंडल। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बाहर, फिर आयन मंडल भी आते हैं इसी में। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। बाह्य मंडल, बाह्य वायुमंडल 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। बहिमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, यानी कि सबसे लास्ट की परत है, जिसे बहिमंडल कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है? नुकीली किस में होते हैं? तो ऑप्शन ए है पर्वतीय वन, ऑप्शन बी है टुंड्रा वन, ऑप्शन सी टैगा वन, ऑप्शन डी विषुवत रेखीय वन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, टैगा वन में वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। बताया गया वन के प्रकार। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पेड़ों की पत्तियां जो होती है वो चौड़ी होती है। नोट में लिखा गया एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। यहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले वन पाए जाते हैं। यहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले वन पाए जाते हैं, जैसे साल का वृक्ष, सागवान का वृक्ष एवं बांस आदि पाए जाते हैं। तीसरा है विषुवत रेखीय वन। इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। वृक्ष और झाड़ी दोनों मिले रहते हैं, जैसे जैतून, कॉर्क तथा ओक के मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं विषुवत रेखीय वन में। चौथा है टैगा वन। ये सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। टैगा वन में जो वृक्ष की पत्तियां होती है वो नुकीली होती है। पांचवा है टुंड्रा वन। यह बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं। तो मांस तथा लाइकेन कहाँ उगते हैं, किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो टुंड्रा वन में उगते हैं। छठे नंबर का वन है पर्वतीय वन। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि पर्वतीय वन में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें पहला था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, तीसरा है विषुवत रेखीय वन, चौथा टैगा वन, पांचवा टुंड्रा वन और छठा में है पर्वतीय वन। आगे घास के मैदान के बारे में कुछ बताए गए हैं, देखते हैं। घास के भूमियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास भूमि। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राज़ील, लानोस वेनेजुएला व कोलंबिया में पाए जाते हैं। यानी कि सवाना, कंपोज, लानोस जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। इसे निम्न नाम से जाना जाता है, जैसे प्रेरी घास का मैदान है उसे अमेरिका व कनाडा में जाना जाता है, पम्पास घास का मैदान अर्जेंटीना में, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी जो है घास का मैदान एशिया, यूक्रेन, रूस और चीन के मंचूरिया क्षेत्र में इसे स्टेपी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, पठार घाट किसान विद्रोह किस वर्ष में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ असम में हुआ था? यानी अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ हुआ था, यानी टैक्स की नीति के खिलाफ हुआ था असम में। देखते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1894, ऑप्शन डी 1873। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1894, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 1894 में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ पठार घाट किसान आंदोलन हुआ था। पठार घाट असम में एक जगह है और वर्तमान में पथरी घाट के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में पथरी घाट के रूप में जाना जाता है। यह स्थान 1894 की घटना के लिए प्रसिद्ध है, जिसे लोकप्रिय रूप से पथरू घटार रन यानी पथरू घाट की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। 28 जनवरी 1894 को एक पुलिस द्वारा गोलीबारी में कुछ 140 किसान मारे गए थे। पथरी घाट को असम के जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, यानी असम के जालियांवाला बाग के नाम से किसे जाना जाता है? तो पथरी घाट को जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते डैश में संसद द्वारा पहली बार पारित अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है
1982, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1972। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1977 में। संसद में विपक्ष के नेताओं के लिए वेतन और भत्ते 1977 में संसद द्वारा पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट बताया गया, संसद में विपक्षी नेताओं के वेतन और भत्ते वर्ष 1977 में संसद द्वारा पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। विपक्षी नेता के बारे में कुछ पॉइंट बताया गया है, देखते हैं। संसद में प्रत्येक सदन में विपक्ष का नेता होता है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को जिसके पास सदन की कुल संख्या, जितने भी संख्या है सदन में, उसके 1/10वें हिस्से से कम सीटें न हो, उसको सदन के विपक्षी मंत्रिमंडल में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। यानी संसद में जितने भी संख्या हैं उसमें 1/10वें से, यानी 1/10वां हिस्सा है, उससे कम सीटें ना हो तो विपक्षी नेता माना जाता है, यानी मान्यता दे दी जाती है। सरकार की संसदीय प्रणाली में विपक्षी नेता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका मुख्य कार्य है सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करना और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करना। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी नेता को 1977 में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। वे एक कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं के भी हकदार होते हैं। 1969 में पहली बार विपक्ष के आधिकारिक नेता को मान्यता दी गई थी। कुछ इन्फॉर्मेशन है अलग देशों की, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी अमेरिका USA में इसी पदाधिकारी को अल्पसंख्यक नेता, यानी विपक्षी नेता है उसको अल्पसंख्यक नेता के रूप में जाना जाता है। ब्रिटेन में है, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था की एक अनूठी संस्था है जिसे शैडो कैबिनेट कहते हैं, यानी वहाँ के जो विपक्षी होते हैं उसे शैडो कैबिनेट कहते हैं। शैडो कैबिनेट मतलब छाया। जो कैबिनेट में मेन मंत्री हैं, यानी मुख्यमंत्री जो होते हैं, उनके छाया में एक विपक्ष के भी मंत्री बनाए जाते हैं ब्रिटेन में। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, चीन के किस प्रांत में हुआंगसी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसमें विश्व का, यानी दुनिया का सबसे बड़ा झरना समूह भी है? ऑप्शन ए है सैंडन, ऑप्शन बी गुइझोउ, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी है जियांगसू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गुइझोउ। देखते हैं संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कुछ। चीन का हुआंगसी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम गुइझोउ प्रांत में स्थित है। पश्चिम चीन में एक पर्यटन स्थल भी है यह। अंशु में बैसुई नदी पर स्थित चीन और पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा झरना हुआंगसू भी है। चीन की नदियों के बारे में कुछ देख लेते हैं। सिक्यांग, टीसिक्यांग और हांगहो यहाँ की सबसे बड़ी नदियाँ हैं, 3 नदी। ये तीनों ही पूर्व की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में मिलती है। इनमें सबसे उत्तर में हांगहो नदी बहती है और अपने साथ पीली मिट्टी बहाकर लाती है, जिसके कारण इसे पीली नदी भी कहते हैं। हांगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। संघाई चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। चाय की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। देश में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। चीन को एशिया का मरीज के रूप में भी जाना जाता है, यानी एशिया का मरीज किसे कहते हैं तो चीन को कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे चीन से संबंधित जो कि देख लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। महत्वपूर्ण तथ्य है, आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापट्टनम में स्थित है, यानी कि महानगर विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, यानी पहला विशाखापट्टनम है, दूसरा में चेन्नई।
मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई बंदरगाह जो कि चाइना में है। भारत में 13 प्रमुख और 200 छोटे तथा मध्यम अनुसूचित बंदरगाह हैं। भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह जो है निम्न है, जैसे कांडला बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटक में है, मुंबई, मार्नी गोवा, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिनका फुल फॉर्म होता है, और कोच्चिन जो कि केरल में है। ये पश्चिमी तट पर स्थित हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह जैसे तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और एन्नोर बंदरगाह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। यानी स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और हवाई अड्डे का नाम देख लेते हैं, इंडिया में कौन कौन है अपने एग्जाम व्यू से। जैसे पहला राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नागपुर में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना बिहार में। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा लखनऊ में। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में। डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गोवा में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में, ये वाली इसी है, चेन्नई में स्थित है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये था कुछ भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट थे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए 1973, बी 1987, सी 1975 और डी 1948। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1973 ईस्वी में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कुछ। प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरुआत किया गया था। यह एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। इस परियोजना के पहले निर्देशक कौन थे? तो कैलाश सांखला थे। बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को तत्कालिक PM यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। अप्रैल 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था। यानी भारत के पहला टाइगर रिजर्व कौन था? तो जिम कॉर्बेट था। भारत में बाघों की सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश में, जिसमें 526 बाघ पाए जाते हैं। यानी मध्य प्रदेश में टोटल 526 बाघ हैं। इसके बाद कर्नाटक में 524 बाघ पाए जाते हैं। नागपुर को भारत की बाघ राजधानी या भारत का बाघ प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, नागपुर शहर को। यह भारत में कई बाघ अभयारण्यों को दुनिया से जोड़ता है, इसलिए भारत की बाघ राजधानी या भारत का प्रवेश द्वार नागपुर को कहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, देख लेते हैं। मानस और ओरंग कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। दो हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। नामदफा टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मिजोरम में। अनामलाई और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में।
नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित और कुछ इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं आगे। अब कुछ करेंट अफेयर देख लेते हैं। कुछ करेंट अफेयर जो कि 2 स्लाइड में रहेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट करेंट्स अफेयर देखते हैं। से पहला बता रहा है केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट KBLP मध्य प्रदेश में केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी तक जल अंतरण शामिल है। यह दोनों ही यमुना की सहायक नदी है, यानी केन और बेतवा जो है वो यमुना नदी की सहायक है। इसका महत्व कुछ देख लेते हैं। बहुउद्देशीय बांध के निर्माण से न केवल जल संरक्षण में तेजी आएगी बल्कि 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी होगा इससे, यानी कि केन बेतवा लिंक से, और लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति भी होगी। लिंकिंग नहर छतरपुर, टीकमगढ़ और झांसी जिलों से होकर प्रवाहित होगी, यानी गुजरेगी। इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 6.3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने का अनुमान है। पन्ना टाइगर रिजर्व के महत्वपूर्ण बाघ आवास स्थल से गुजरने जैसी वन्य जीव संरक्षण संबंधी चिंताओं के कारण इस परियोजना को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, यानी NGT के पास अभी पड़ी हुई है इसका मैटर। केन और बेतवा नदियां हैं, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। केन तथा बेतवा नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। ये दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं, केन और बेतवा। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पास यमुना नदी से मिलती है और बेतवा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना से मिलती है। राजघाट, पारीसा और माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर 3 बांध स्थित है, राजघाट, पारीसा और माता टीला। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, यानी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली जो नदी है वो केन नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट बताया गया है हाल ही में गोवा के काजू को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है। हाल ही में गोवा के काजू को मिला है। तो गोवा के काजू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देखते हैं। मूलतः काजू लैटिन अमेरिका में पूर्वोत्तर ब्राज़ील में पाया जाता है और 16वीं शताब्दी यानी कि 1570 ईस्वी में इसे पुर्तगालियों द्वारा गोवा लाया गया तथा गोवा काजू के नाम दिया गया। काजू उत्पादन कुटीर उद्योग से बढ़कर गोवा की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन गया है, जिसका मुख्य कारण अमेरिका में इसकी अधिक मांग थी। काजू के संबंध में प्रमुख तथ्य हैं, कुछ देखते हैं। काजू भारत में सबसे महत्वपूर्ण वृक्षारोपण फसलों में से एक है और काफ़ी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक है। गोवा राज्य में बागवानी फसलों में इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अच्छी जल निकासी वाली गहरी बलुई दोमट मिट्टी काजू की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है, यानी काजू की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी माना जाता है तो बलुई दोमट मिट्टी माना जाता है। काजू की खेती के लिए 20 डिग्री से 38 डिग्री के बीच तापमान वाली गर्म आर्द्र परिस्थितियां उपयुक्त होती है। ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये लिखा हुआ है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार 2021-22 में महाराष्ट्र काजू का अग्रणी उत्पादक रहा, यानी महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर। इसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, गुजरात का स्थान है। तो ये था आज का क्लास। आज की क्लास यहीं समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।